जबकि पूरी दुनिया में ये समझा जा रहा था कि रशिया जो है वो कभी भी यूक्रेन पर हमला नहीं करेगा, बल्कि सिर्फ यूक्रेन को डराने धमकाने के लिए ये काम किया जा रहा है। अब देखना यह है कि इस जंग के क्या नताइज होते हैं। अब तक की इत्तलात के मुताबिक रशिया की जो आर्मी है वो इस वक्त कैफ में दाखिल हो चुकी है, जो कि दारुल हुकूमत है यूक्रेन का, और ख़बरें ये बता रही हैं कि वहाँ पर शदीद लड़ाई जारी है, अजीम के दरवाजे पर पहुँच चुकी है। जी हाँ, अगर हम बात करें, इस वक्त दुनिया तकरीबन 2 ग्रुप्स में तकसीम हो चुकी है। ग्रुप 1 की बात करें तो उसमें चाइना, रूस, पाकिस्तान और इनके इत्तेहादी। पाकिस्तान चूंकि चाइना के बहुत करीब है और चाइना अगर रूस के साथ किसी इत्तेहाद में जाता है तो लामुहाला पाकिस्तान इस ग्रुप का हिस्सा बन जाएगा। अगर हम ग्रुप 2 की बात करें तो उसमें अमेरिका, इसराइल सर फहरिस्त हैं और साथ उनके इत्तेहादी जिसमें बहुत सारे यूरोपियन ममालिक भी आते हैं और हमारा हमसाया मुल्क भारत भी आता है। अमेरिका ने चाइना को साउथ चाइना सी में घेरने के लिए मुकम्मल तैयारियां कर ली हैं, लेकिन रशिया के इस इकदाम की वजह से अमेरिका यकीनन अपने इन इकदामात की वजह से सोचेगा कि वो ये काम अभी करे या इसको मौखर करे, क्योंकि रशिया ने गैर यकीनी तौर पर जो हमला किया है यूक्रेन के ऊपर, उसने पूरी दुनिया को हैरान किया है। अगर हम बात करें कि साउथ चाइना सी के इर्द गिर्द कौन कौन से ममालिक हैं, तो उनमें जापान है, फिलिपाइन है, ताइवान है, हांगकांग है, साउथ कोरिया है, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनाई और ऑस्ट्रेलिया। इन तमाम ममालिक को अमेरिका ने चाइना के खिलाफ उकसाया है और उकसाने में कामयाब भी हुआ है, और यहाँ अपने डिजास्टर्स और एयरक्राफ्ट कैरियर भी लेकर आ गया है, और भारत को कहा है कि अपनी नेवी के ज़रिए आबनाए मलाका को चाइना के बहरी जहाज़ों के लिए बंद कर दे। बहुत ही अहम बहरी रास्ता आबनाए मलाका, आप उसके बारे में सुनते रहे होंगे। तो ये टास्क भारत को दिया है अमेरिका ने। याद रहे, आबनाए मलाका के ज़रिए चाइना की ज़्यादातर तिजारत होती है और चाइना का 80% तेल इसी रास्ते से गुजरता है, और आबनाए मलाका वो बहरी गुजरगाह है जिस पर बराह रास्त किसी भी मुल्क का इख्तियार या कंट्रोल नहीं है। अगर ये रास्ता बंद होता है तो बदले में चाइना के पास सिर्फ गवादर बचता है अपनी तिजारत के लिए, जो कि पाकिस्तान के लिए एक खुशाइन बात है, लेकिन दूसरी तरफ ये तीसरी जंग अजीम की राह भी हमवार करेगा। इस सारी बातों के जवाब में चाइना ने भी पॉलिसी बना ली है, अगर भारत आबनाए मलाका बंद करने की कोशिश करता है तो चाइना भी भारतीय रियासत सिक्किम पर कब्जा करके सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो कि भारत की 7 रियासतों, जी हाँ 7 रियासतों, आसाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा को बाकी भारत से मिलाता है, वो इस पर कब्जा करके इन सब को भारत से अलग करने का इरादा भी रखता है अगर इंडिया आबनाए मलाका को बंद करता है। और भारत ये भी अच्छी तरह जानता है इसके लिए काफ़ी हद तक ये चीज़ ख़तरनाक है। भारत ने अभी तक अमेरिका को इस हवाले से कोई जवाब नहीं दिया। अब भारत ने तिब्बत कार्ड खेलने का भी फैसला किया है और दलाई लामा को पूरी दुनिया में लेकर जाएगा और वहाँ पर ये कहा जाएगा कि चीन का कब्ज़ा तिब्बत पर ख़त्म करवाया जाए। अगर हम बात करें दूसरी तरफ, चाइना ईरान को भी भारत की गोद से निकाल लाया है और अब ईरान भी खुलकर भारत के खिलाफ मैदान में आया है। अब सिर्फ अरब ममालिक का फैसला बाकी है। चाइना ने सऊदी अरब और बाकी ममालिक को तेल की तिजारत डॉलर में करने की बजाय अपनी अपनी करेंसियों में करने की ऑफ़र की है। ये अमेरिकी डॉलर को बदतरीन धचका होगा अगर चाइना इसमें कामयाब होता है। अमेरिका का भी अरब ममालिक पर भरपूर दबाव है। अगर सऊदी अरब चाइना के ब्लॉक में आने की बजाय अमेरिकी दबाव पर घुटने टेक देता है तो चाइना सऊदी अरब की बजाय ईरान और रूस से तेल खरीदना शुरू कर देगा। चाइना सिर्फ सऊदी अरब से 40 अरब डॉलर्स का तेल खरीदता है और ईरान पहले ही चाइना को आधी कीमत पर तेल देने की ऑफर कर चुका है। अरब ममालिक पर बहुत ही कड़ा वक्त है, लेकिन अमेरिका अपने दुश्मनों से ज़्यादा अपने दोस्तों को डसता है। ये बात तो तय है। आप इराक को देख लें, आप पाकिस्तान को देख लें, आप शाम को देख लें, आप मिस्र को देख लें, यूनस को देख लें, जहाँ जहाँ अमेरिका ने दोस्तियाँ पाली उन्हीं दोस्तों के खिलाफ अमेरिका ने इक़दामात किए। बाकी फैसला महदूद है मोहम्मद बिन सलमान की सवाबदीद पर।
اور چائنا کی عادت ہے کہ وہ اپنے دوستوں کو ہمیشہ ساتھ لے کر چلتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے سعودی عرب اور MBS محمد بن سلمان کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ اب اسرائیل کی بات کرتے ہیں۔ اسرائیل کی یہ چائنا کو شکست دے۔ جی ہاں، اسرائیل کی یہ پالیسی ویسی ہی ہے جو پہلی جنگ عظیم میں امریکہ کی تھی، جب روس، برطانیہ اور فرانس بمقابلہ جرمنی، آسٹریا ہنگری اور سلطنت عثمانیہ تھے، اور امریکہ پہلے 3 سال تک دونوں کو اسلحہ اور خوراک فروخت کر کے خوب پیسہ کماتا رہا، اور آخری سال جب روس انقلاب کے بعد جنگ سے باہر ہوا اور دونوں فریقین بہت زیادہ کمزور ہوئے تو اعلان جنگ کر دیا، اور اسی طرح جنگ جیت گیا اور جنگ کا ہیرو بن گیا۔ اب اسرائیل کی بھی وہی پالیسی ہے۔ جب امریکہ، بھارت، چائنا، روس اور پاکستان آپس میں لڑ کر بہت کمزور ہو چکے ہوں گے تو اس وقت جنگ میں شامل ہوگا اور بغیر زیادہ محنت کے جنگ جیت کر سپر پاور کی سیٹ پر بیٹھ جائے گا۔ یہ اسرائیل کا پلان ہے۔ امریکہ یہ بات بھی اچھی طرح جانتا ہے، اس لیے وہ خود جنگ میں نہیں کودنا چاہتا، بلکہ بھارت اور دوسرے ممالک کا کندھا استعمال کر کے جنگ جیتنا چاہتا ہے، لیکن اسرائیل یہ ہونے نہیں دے گا۔ یہودیوں کی خفیہ تنظیمیں پہلے ہی رپورٹ دے چکی اور کہہ چکی کہ چائنا امریکہ کو شکست دے گا، اور اسرائیل چائنا کو شکست دے کر دنیا کا تاج اپنے سر سجائے گا۔ یہ بھی ماننا ان صورتوں میں، اس ساری صورتحال میں وطن عزیز پاکستان کے لیے بھی بہت سارے امتحانات ہیں۔ ملکی حالات کے پیش نظر پاک فوج اور ریاستی اداروں کی بھرپور کوشش ہے کہ فی الحال اس جنگ کو ٹالا جائے تاکہ ملک کی حالات کو قابو میں رکھا جا سکے، اور دشمنان اسلام تو پاکستان کو جتنی جلدی ممکن ہو اس جنگ میں دھکیلنا چاہتے ہی ہیں تاکہ اسلامی دنیا کی واحد ڈھال، اسلامی دنیا کے واحد حصار پاکستان کو توڑا جائے۔ اگر آج پاکستان مضبوط ایٹمی طاقت نہ ہوتا تو شاید ہی کوئی اسلامی ملک اس وقت دنیا کے نقشے پر موجود ہوتا۔ پاکستانی قوم کو چاہیے کہ اپنی ریاست اور فوج پر بھروسہ رکھیں اور ہر صورت ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں۔ یاد رہیں کہ 1965 کی جنگ پاکستان آرمی کی ساتھ ساتھ پاکستان کی عوام نے بھی جیتی تھی۔ امید ہے آپ کو ہم یہ بات سمجھانے میں، اپنی اس ڈاکومنٹری میں، اپنے اس پروگرام میں، اپنے اس ویڈیو میں کسی حد تک کامیاب ہوئے ہوں گے کہ واقعی ہی دنیا پر تیسری جنگ کا خطرہ منڈلا رہا ہے کہ نہیں منڈلا رہا، اور اس وقت دنیا میں کون کون سے بلاک ہیں اور ان کے کیا کیا مقاصد ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔